Hello friends, welcome to my YouTube channel Dr. Vikas Parik. In my previous video, we have discussed about the DNA structure and role of various scientists in discovery of DNA. In continuation of that, today we are going to discuss about the differences between the various forms of DNA, which aDNA, bDNA and zDNA. So today we are going to discuss about the differences between the A, B and Z form of DNA. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं A, B और Z DNA के बीच डिफरेंस। A, B और Z DNA के बीच में हम डिफरेंसेस जाने उससे पहले हम ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जानते हैं, उसके बाद हम उन डिफरेंसेस की चर्चा करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कुछ चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए डिफरेंसेस पता होने से पहले। जब हम डिफरेंसेस का डिस्कशन करें उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो हम इस डायग्राम के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो डीएनए है उसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिखाई दे रही है। इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है जिसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन पाई जाती हैं, वह बीच में नाइट्रोजनस बेसेस की प्रेजेंस देखने को मिलती है जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हमने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि डीएनए में 3 तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। पहली शुगर और शुगर के बीच यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसको हम शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी कहते हैं। जो हम यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं यह जो भाग है वो क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। इसी तरीके से हमने यह बताया था कि शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस की प्रेजेंस यानी कि शुगर के साथ जो नाइट्रोजनस बेस की बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग हमने बताई थी ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग जो है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी बॉन्डिंग जो हमने बताई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमने कहा था कि नाइट्रोजन डबल हेलिक्स के बीच में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हमने बताया था कि प्यूरिन की जो बाइंडिंग होती है वो पिरिमिडिन के साथ होती है, तो एडेनिन जो की बाइंडिंग होती है थायमिन के साथ और ग्वानिन की बाइंडिंग होती है साइटोसिन के साथ में। हमने यह भी बताया था कि एडेनिन जो है वो डबल थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यहाँ हम ध्यान से देखें डीएनए के बारे में तो हमें दिखाई देगा कि डीएनए के अंदर जो स्ट्रक्चर है वहाँ हमें दिखाई दे रही है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम देख पाएंगे कि अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख पाएंगे कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें कुछ इस तरीके से डीएनए दिखाई दे रहा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमें दिखाई दे रहा है इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। कहने का मतलब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये कुछ लेडर्स के समान या हम कहें सीढ़ियों के समान स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही हैं। जैसे हम जानते हैं कि सीढ़ियाँ सबकी देखी हुई हैं, तो सीढ़ी की स्ट्रक्चर के समान जो है वो हमें यह डीएनए दिखाई दे रहा है, जिसके बीच में हम कह रहे हैं कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग के जरिए बैकबोन बनी होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जो है लेडर्स का काम करते हैं। यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो लेडर्स के तौर पे हमें दिखाई दे रहे हैं और जो ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हम देख पा रहे हैं कि एक सीढ़ी नुमा संरचना या लेडर लाइक स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिल रही है। तो हम इस संरचना को और डीएनए की संरचना को अगर कंपेयर करें तो हमें दिखाई देगा कि दोनों एक जैसी संरचना है।
अंतर सिर्फ इतना है कि इस सीडी के अंदर अगर हेलिकल घुमाव दे दिया जाए तो यह संरचना भी डीएनए की जो हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रही है उसी के समान दिखना शुरू हो जाएगी। बस यही एक फंडा है। इसीलिए डीएनए की जो लीनियर फॉर्म होती है उसे हम लेडर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये लेडर फॉर्म में जब हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए अपनी गेन करता है तो उस हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से ही हमें डीएनए की संरचना इस तरीके की दिखाई देती है। अब हम बात करें इस तरीके की संरचना की बात करें तो यही संरचना जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती है ए, बी और जेड डीएनए के अंदर। हमें इससे जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, वो हम एक टेबल के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं जो कुछ हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 हेलिकल टर्न इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि एक हेलिक्स पूरी की पूरी जो है हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। कैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक हेलिक्स हमें दिखाई दे रही है? अगर हम बात करें इस हेलिक्स की तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी एक हेलिक्स दिखाई दे रही है। इस हेलिक्स को अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए देखें तो लिखा हुआ है एक हेलिकल टर्न। इस एक हेलिकल टर्न का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ? इसकी जो ये पूरी की पूरी लेंथ जो बताई गई है वो बताई गई है 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। ये जो पूरा एक पोर्शन है या एक हेलिक्स है इसे कहा जाता है पिच। इसे कहा जाता है पिच। समझ में आया? तो हमारे लिए हम इस टॉपिक में ए, बी और जेड डीएनए का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हमें जानना है कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो वही इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो पहला पॉइंट हमने इसमें जाना पिच। पिच क्या होता है? जहाँ पे कि 1 हेलिक्स कंप्लीट होती है वो पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? एक पिच कहलाती है, पिच ऑफ डीएनए। तो देखा जाए तो एक पिच कितने की हुई? 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। अगर हम बात करें डीएनए की विड्थ की तो विड्थ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। यह एक सिंपल बी डीएनए का टाइप है जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर। यानी कि इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि बी डीएनए की जो विड्थ होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर, और उसकी जो लेंथ होती है एक पिच की या एक हेलिक्स की वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें डीएनए के अंदर तो डीएनए में तो डीएनए हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यह इस स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ कुछ दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कि पिच की, और पिच या एक हेलिक्स की हमने बात की थी। तो एक हेलिक्स में हमने ये बताया कि एक हेलिक्स जो होती है उसमें 34 एंगस्ट्रॉम उसकी लेंथ होती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी एक पूरी की पूरी पिच ही दिखाई गई है या एक हेलिक्स यहाँ पे दिखाई गई है। इस हेलिक्स में हमें यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि क्लियरली इस डायग्राम के जरिए हमें दिखाई दे रही है। एक जगह लिखा हुआ है मेजर ग्रूव और दूसरी जगह लिखा हुआ है माइनर ग्रूव। तो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव डीएनए का वह हिस्सा है या डीएनए का जहाँ पे कि नाइट्रोजनस बेसेज के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, या ये कहें कि विड्थ जो है वो जहाँ से चौड़ी होती है। तो जहाँ से विड्थ चौड़ी होगी उस हिस्से को बोला जाता है मेजर ग्रूव डीएनए के अंदर। यानी कि अब हम जैसे अभी हमने समझा था लेडर्स यानी सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों को अगर मोड़ा जाए तो जहाँ से वो हिस्सा सीढ़ियों का जो बीच का हिस्सा है वो ज़्यादा चौड़ा हमें दिखाई दे या वाइड दिखाई दे वो हिस्सा कहलाएगा मेजर ग्रूव, और जहाँ से हमें हिस्सा पतला दिखाई दे वो हिस्सा कहलाएगा माइनर ग्रूव। यहाँ हम देख भी पा रहे हैं जैसे हमने बताया था कि जो लेंथ होती है एक पूरी की पूरी हेलिक्स की वो हमने बताई थी 34 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि माइनर ग्रूव की जो लेंथ बताई गई है वो है 12 एंगस्ट्रॉम। यानी कि माइनर ग्रूव होती है 12 एंगस्ट्रॉम की और मेजर ग्रूव बताई गई है 22 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये कितना निकलता है 34 एंगस्ट्रॉम।
देख पा रहे हैं हम 12 एंगस्ट्रॉम और 22 एंगस्ट्रॉम, तो 22 और 12 34, या 22 प्लस 12 एंगस्ट्रॉम कितने हो गए 34 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब यह हुआ कि माइनर ग्रूव से लेके माइनर ग्रूव तक का हिस्सा, माइनर ग्रूव से लेके माइनर ग्रूव तक का हिस्सा, नेक्स्ट माइनर ग्रूव आने तक का हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, एक हेलिक्स कहलाएगी। तो मेरे हिसाब से ये दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी जो हमने इस डायग्राम के जरिए जानी। पहली हमने ये जानी कि डीएनए में कितने प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है, जो हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे। उसके अलावा आज हमने यह शुरुआत की कि पिच क्या होती है, पिच के बारे में हमने बताया। उसके बाद हमने ये बताया कि एक हेलिक्स कहाँ से कहाँ तक की होती है। हेलिक्स में हमने ये बताया कि जो लेंथ होती है डीएनए की वो कितनी होती है। बी डीएनए की हम स्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं, बाकी डीएनए के डिफरेंसेस हम बाद में जानेंगे। अब पहले हम ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने ये बताया कि 34 एंगस्ट्रॉम की विड्थ होती लेंथ होती है और 20 एंगस्ट्रॉम उसकी विड्थ होती है। उसके बाद में हमने ये बताया कि मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव क्या होती है। तो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव भी हम देख पा रहे हैं और उसमें हम उसकी लेंथ भी देख पा रहे हैं कि मेजर ग्रूव जो होती है वो 22 एंगस्ट्रॉम की होती है और माइनर ग्रूव जो होती है वो 12 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो टोटल 34 एंगस्ट्रॉम की एक हेलिक्स जो है उसमें एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव होती है। यानी यहाँ तक हमने अभी तक जाना। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों चीज़ें तो हमें पता चल गई, पिच और मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव क्या होते हैं और एक हेलिक्स क्या होती है। हेलिक्स जो होती हैं वो या तो राइट हैंडेड टर्न होती हैं या फिर लेफ्ट हैंडेड टर्न होता है, यानी कि या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न देखने को मिलता है। किस चीज़ के बारे में यहाँ बात हो रही है, जो हमने अभी कहा था, जो हमने किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं अभी, कि डीएनए जो होता है वो इस तरीके से लेडर्स जैसी संरचना में देखने को हमें मिलता है। अगर इस लेडर को हम मोड़े या हम टर्न दे, तो जो टर्न दे रहे हैं वो टर्न या तो हम राइट हैंडेड टर्न दे सकते हैं, यानी कि या तो हम इस तरीके से टर्न दे सकते हैं इसको, और या फिर इसको हम इस तरीके से टर्न दें। अगर राइट हैंडेड टर्न है तो इस टर्न के आधार पर भी ए बी व जेड टाइप के डीएनए में डिफरेंस देखने को हमें मिलेगा। ये हम उस चार्ट के जरिए या उस टेबल के जरिए हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब है कि जो टर्न देखने को मिलता है या तो राइट हैंडेड टर्न होता है या फिर लेफ्ट हैंडेड टर्न होता है। अगर बात करें हम बी डीएनए की, जो हमें यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो बी डीएनए में हमेशा राइट हैंडेड टर्न ही देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें डीएनए में हमेशा बी डीएनए है, क्योंकि हमने अभी कहा यह बी डीएनए है, तो इसमें जो टर्न देखने को मिलेगा वो हमेशा राइट हैंडेड टर्न होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो टर्न हो रहा है वो राइट हैंडेड टर्न देखने को हमें मिल रहा है। इस तरीके से हमें घुमाव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमें चीज़ जाननी है वो देखना है कि बी डीएनए में बेस पेयर्स की संख्या कितनी होती है। जो डिफरेंसेस भी हम देखेंगे आगे, वो ए बी और जेड डीएनए के अंदर वो भी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे या इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड होंगे। इसीलिए हम इन पॉइंट्स के बारे में पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम एक टेबल के जरिए बहुत आसानी से इसे समझ पाएंगे कि ए बी व जेड डीएनए में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक हेलिकल टर्न जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम का है और उसमें कितने बेस पेयर्स जो हैं हम देख पा रहे हैं कि कितने बेस पेयर्स होते हैं एक हेलिक्स में। यहाँ लिखा है 10.5 बेस पेयर। इसका मतलब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 10.5 बेस पेयर जो है वो एक हेलिक्स में आएंगे। और एक हेलिक्स का मतलब क्या है वो हमने बताया, माइनर ग्रूव से लेके माइनर ग्रूव की शुरुआत तक। तो माइनर ग्रूव से एक माइनर ग्रूव और एक मेजर ग्रूव दोनों मिला के क्या कहला रहे हैं, एक हेलिक्स कहला रहे हैं। तो दोनों के अंदर अगर काउंट करेंगे तो 5 बेस, तो दोनों के अंदर देखेंगे तो हम 10.5 बेस पेयर्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी।
0.5 बेस पेयर की प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही है, तो हम उस डीएनए को क्या बोलेंगे, वो डीएनए क्या कहलाएगा। अगर हम बात करें इस डीएनए की, तो अगर 10.5 बेस पेयर एक हेलिक्स के अंदर काउंट किए जाए या 10.5 बेस पेयर्स एक हेलिक्स में पाए जाएं, तो वह डीएनए कौन सा डीएनए कहलाएगा, बी डीएनए कहलाएगा। कौन सा डीएनए कहलाएगा, बी डीएनए कहलाएगा। यानी कि बेस पेयर की संख्या के आधार पर भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा ए डीएनए है, कौन सा बी डीएनए है और कौन सा जेड डीएनए है। यहाँ पे जो ये संख्या हमने बताई है या हमें दिखाई दे रही है 10.5 बेस पेयर्स, यह अलग अलग बुक्स में आप लोगों को अलग अलग देखने को मिल सकती हैं, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे आपको ये 10 मिलेगा लिखा हुआ, कहीं पे आपको ये 10 बेस पेयर लिखा हुआ मिलेगा। कहीं पर आपको ये 10 बेस पेयर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको ये 10.5 बेस पेयर लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन कुल मिला के आपको इस चीज़ से ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 10 बेस पेयर के अराउंड, यानी कि लगभग 10 बेस पेयर आपको देखने को मिलेंगे। अगर 10 बेस पेयर एक हेलिक्स में काउंट होते हैं या एक हेलिक्स में पाए जाते हैं, तो वह डीएनए बी डीएनए कहलाएगा। उसके अलावा अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में जानना, हम जानेंगे टिल्ट के बारे में और राइज के बारे में। टिल्ट और राइज या राइज। सबसे पहले हम जाने राइज के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे राइज के बारे में। राइज के बारे में हम अगर जानें, या मैं बात करूं राइज के बारे में, तो इसके बारे में समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह भी एक जरिया होता है जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ए, बी व जेड डीएनए को। तो डिस्कस करते हैं हम राइज के बारे में। राइज क्या होती हैं? राइज की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने कहा कि डीएनए जो होता है उसके जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन पाई जाती है उसके और तथा उसके बीच में जो है दो नाइट्रोजनस बेस आपस में पेयर करके रखते हैं और एक लेडर जैसी या सीडी नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एक बेस पेयर और ये दूसरा बेस पेयर। यहाँ हमें दो बेस पेयर दिखाई दे रहे हैं। बेस पेयर मीन्स दो न्यूक्लियोटाइड आपस में पेयर कर चुके हो, यानी कि एडेनिन की बॉन्डिंग किसके साथ हो रखी हो, थाइमिन के साथ, तो ये एक बेस हो गया। इसी तरह से अगर ग्वानिन की बॉन्डिंग हो रखी हो साइटोसिन के साथ में, तो ये दूसरा बेस पेयर हो गया। तो एक बेस पेयर और दूसरा बेस पेयर। यहाँ हम देख पा रहे हैं दो बेस पेयर, क्लियरली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो बेस पेयर। अगर यहाँ हम देख पा रहे हैं दो बेस पेयर, अगर हम दो बेस पेयर की बात करें तो यहाँ पे जो एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में ये जो डिस्टेंस है एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में, ये क्या कहलाएगी, राइज पर बेस। यानी कि प्रत्येक बेस के राइज जो है ये कहलाएगी। तो राइज का मीनिंग क्या हुआ कि दो बेस पेयर्स के बीच में या दो बेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहला रही है, राइज कहला रही है। समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइज किसे कहते हैं? तो राइज किसे कहते हैं, दो बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है उस डिस्टेंस को कहा जाएगा राइज। बात करें अगर हम बीडीएनए की, तो राइज कितनी आती है इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमने अभी बताया कि एक हेलिक्स के अंदर टोटल लेंथ कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। बेसिस की संख्या कितनी बताई थी मैंने, लगभग 10। तो 34 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम। इट मीन्स ये 3.4 एंगस्ट्रॉम क्या है,
राइज पर बेस। ये क्या है? 3.4 एंगस्ट्रॉम राइज। ठीक है, तो आसान तरीका है राइज निकालने का। क्या? पर हेलिक्स जो लेंथ है उस तथा उसको डिवाइड कर दीजिए किससे? पर हेलिक्स बेसेज की संख्या से। तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहलाएगी राइज पर बेस। दूसरा जो मैंने नाम बताया वो मैंने कहा हम जानेंगे टिल्ट के बारे में। टिल्ट किसे कहेंगे? अभी हमने जाना राइज के बारे में, अब हम जानेंगे टिल्ट के बारे में। और यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है या इंपॉर्टेंट है ए बी व जेड डीएनए में डिफरेंस करने के लिए। तो पहले हम बात करें टिल्ट के बारे में। तो टिल्ट राइज हमारे समझ में आया होगा बिल्कुल मेरे हिसाब से। हाँ, तो अब हम जानते हैं टिल्ट के बारे में। टिल्ट की अगर हम बात करें तो जैसे अभी हमने इस स्ट्रक्चर को देखा, यहाँ हमने कहा कि इस तरीके से ये नाइट्रोजनस बेसेज की प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही है। तो अभी हमने बताया कि राइज क्या होती है, इन दोनों के बीच में जो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कहला रही है? राइज कहला रही है। लेकिन जब ये बेसेज आपस में पेयर करते हैं तो एक बॉन्ड एंगल का भी निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से ये एकदम सीधे ना होके इनमें कुछ एंगल बनता है, एंगल क्रिएट होता है। यानी कि एक बेस से दूसरे बेस पेयर के बीच में, एक बेस से दूसरे बेस के बीच में जो एंगल का निर्माण होता है उस एंगल को कहा जाएगा टिल्ट। वह एंगल क्या कहलाएगा? टिल्ट कहलाएगा। समझ में आया राइज और टिल्ट के अंदर डिफरेंस? राइज क्या है? दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस जो है वो कहला रही है राइज पर बेस। और अगर टिल्ट की हम बात करें तो टिल्ट क्या होगा? दो बेसेस के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दो नज़दीकी बेस पेयर्स के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल को क्या कहा जाएगा? टिल्ट ऑफ बेस। तो राइज ऑफ बेस और टिल्ट ऑफ बेस, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीएनए के बारे में जानने के लिए। मेरे हिसाब से अभी तक जो हमने समझा है वो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमें अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो भी हमें समझ में आता रहेगा। और अगर कोई डाउट्स आप लोगों के दिमाग में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, जिसके ज़रिए मैं आपके उन सवालों के जवाब देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी हैं डीएनए के बारे में। यहाँ हम बीडीएनए के ज़रिए ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। बीडीएनए की स्ट्रक्चर हमारे सामने है, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें जानी हैं कि जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था वो भी हमने जाना कि 3 तरीके की बॉन्डिंग जो है डीएनए में देखने को मिलती है। उसके अलावा हमने यह भी जाना कि हेलिक्स किसे कहते हैं, पिच किसे कहते हैं। उसके अलावा हमने मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव में डिफरेंस करना भी जाना। उसके अलावा हमने यह भी जाना अभी तक कि बीडीएनए में जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम की लेंथ होती है और 20 एंगस्ट्रॉम्स की विड्थ होती है। उसके अलावा हमने यह भी जाना कि टिल्ट क्या होता है और राइज क्या होती है। ठीक है, और उसके अलावा अभी तक हमने ये जाना कि माइनर ग्रूव जो होती है वो 12 एंगस्ट्रॉम की होती है और मेजर ग्रूव 22 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने जानी हैं। अब हमारे लिए काफ़ी आसान हो चुका है इन तीनों प्रकार के डीएनए में या तीनों डीएनए की फॉर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर पाना। तो चलिए अब हम चलते हैं डिफरेंसेस के लिए। इस टेबल में हम इजीली देख पा रहे हैं डिफरेंसेस। तो हम इस टेबल के जरिए डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाएंगे। इस टेबल के बारे में अगर हमने समझ लिया तो उसके बाद हम आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा जो हेलिक्स टाइप है वो डीएनए का हमें दिखाई दे रहा है या हमें हमारे सामने रखा गया है। ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए यहाँ पे हम इस टेबल के जरिए देख पा रहे हैं। सबसे पहली जो चीज़ हम देख पा रहे हैं उसमें बी डीएनए को इंटरमीडिएट के तौर पे रखा गया है। यदि हम इसमें डिसाइड करें, इस टेबल के अंदर अगर हम देखें तो ए, बी और जेड, तो बी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इंटरमीडिएट, बी बीच में हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसा हम कह रहे हैं बीच में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इसकी यह कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए याद रखने के लिए कि जब हम ए, बी व जेड को बी को बीच में लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसके मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ जो होंगी वो ए और जेड के बीच होगी। यह हमारे दिमाग में अगर होगा तो हम बहुत आसानी से इनके जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं उस पॉइंट्स को ईजीली हम समझ पाएंगे।
तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि बी को यहाँ बीच में रखा हुआ है, इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यूज़ होंगी वो ए व जेड के बीच की वैल्यूज़ होगी। तो पहले हम जैसे देखें तो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट्स दिया हुआ है ओवरऑल प्रोपोर्शंस। ओवरऑल प्रोपोर्शंस की अगर हम बात करें तो जैसे हम देखेंगे तो हमने कहा कि इंटरमीडिएट वैल्यूज़ आएगी। तो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ के अंदर अगर जैसे हम देख पा रहे हैं कि बी डीएनए कैसा होता है, लॉन्गर एंड थिनर। बी डीएनए कैसा है, लॉन्गर एंड थिनर। वहीं पे हम देख पा रहे हैं ए डीएनए के बारे में, तो ए डीएनए के लिए लिखा हुआ है शॉर्ट एंड ब्रॉड। कहने का मतलब कि जो बी डीएनए होता है उससे ए डीएनए जो होता है वो छोटा होता है और ब्रॉड होता है, यानी कि चौड़ा होता है। यानी कि ए डीएनए बी डीएनए से चौड़ा होगा वह छोटा होगा, और बी डीएनए क्या है, लॉन्गर, यानी कि ए डीएनए से लंबा होगा और जेड डीएनए से छोटा होगा। बात समझ में आई? ए डीएनए से लॉन्गर है लेकिन जेड डीएनए से छोटा है। तो इसका मतलब जैसे मैंने कहा था ना कि इंटरमीडिएट वैल्यूज़ होगी, तो वैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बी डीएनए क्या है, थिनर, किससे, ए डीएनए से। बी डीएनए क्या है, थिनर, पतला, ए डीएनए से, लेकिन जेड डीएनए से मोटा, ठीक है, ब्रॉड है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बी डीएनए लॉन्गर एंड थिनर लिखा हुआ है। जैसे मैंने पहले बोला कि बी डीएनए जो है वो बीच में हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर बीच में दिखाई दे रहा है इसका मतलब इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी। अगर ये हमारे दिमाग में है तो हम इस टेबल को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो जैसा हम पॉइंट्स के शुरुआत में समझ पा रहे हैं, ओवरऑल प्रोपोर्शंस की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा कि बी डीएनए के अंदर लिखा हुआ है लॉन्गर एंड थिनर। लॉन्गर किससे, ए डीएनए से, यानी कि ए डीएनए से तो लॉन्ग है, लंबा है, और थिनर यानी पतला है, किससे, ए डीएनए से। जब तो इसका मतलब उल्टा, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ए डीएनए, यानी कि बी डीएनए अगर लंबा है तो ए डीएनए कैसा होगा, शॉर्ट होगा, और बी डीएनए अगर थिनर है, पतला है, तो ए डीएनए कैसा होगा, ब्रॉड होगा। ठीक है, तो ए डीएनए बी डीएनए की तुलना में छोटा होता है और चौड़ा होता है, जबकि बी डीएनए ए डीएनए की तुलना में लंबा होता है, वह पतला होता है। इसी तरीके से अब हम बात करें अगर जेड डीएनए की, तो जेड डीएनए क्या है, इलोंगेटेड, यानी कि लंबा, एंड स्लिम, पतला। ठीक है, लंबा व पतला, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा डीएनए कौन सा होगा, जेड डीएनए, ए बी और जेड में से जेड डीएनए, तो इलोंगेटेड होगा, इस तरीके से लंबा होगा और पतला होगा, जबकि बी डीएनए ए डीएनए से तो पतला और ए डीएनए से लंबा। और ए डीएनए कैसा होगा, बी डीएनए से छोटा और बी डीएनए से चौड़ा। ठीक है, तो यह पहला पॉइंट हमें बता रहा है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पहले पॉइंट्स को इजीली समझ पाए होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होंगे। चलते हैं दूसरे पॉइंट्स पे। दूसरे पॉइंट की जैसे अगर बात करें तो अभी जो मैंने बताया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया था राइज और टिल्ट के बारे में, अब उन्हीं से रिलेटेड पॉइंट आ चुका है। देख पा रहे हो यहाँ पे, राइज पर बेस पेयर, एक बेस पेयर का राइज कितना होगा। तो राइज मैंने बताया था कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एक हेलिक्स की लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बेस पेयर्स। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, राइज पर बेस पेयर। तो जैसा हम देखें राइज पर बेस पेयर, उससे पहले हम देखें बेस पेयर पर हेलिक्स। यहाँ पे कि देखो कितनी दिखाई हुई है पर हेलिक्स के अंदर, 11 बेस पेयर्स। कितने हैं, 11 बेस पेयर्स। इसी तरीके से अगर हम इसकी लंबाई देखें, लेंथ देखेंगे, पूरी डायमीटर देखेंगे, तो तुम कितना देखने को मिल रहा है हमें, ये देखिए, पिच पर टर्न ऑफ हेलिक्स। हमने बात की थी पिच की कि एक हेलिक्स क्या होती है, एक पिच कहलाती है। तो पिच पर टर्न ऑफ हेलिक्स कितनी है यहाँ पे, 24.6 एंगस्ट्रॉम। कितनी दिखाई दे रही है हमें, 24.6 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बेस पेयर्स की संख्या कितनी है एक हेलिक्स में, 11। तो 24.6 एंगस्ट्रॉम को अगर डिवाइड किया जाए 11 से, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, राइज पर बेस पेयर। तो राइज बस पर बेस पेयर कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली आएगी 2.3 एंगस्ट्रॉम। कितनी आएगी, 2.3 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है बी डीएनए के लिए। बी डीएनए का पिच कितना है,
33.2 एंगस्ट्रॉम, और बेस पेयर्स की संख्या कितनी है जो मैंने पहले बताई थी 10, तो 33.2 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 10, यह 33.2 जो है वो कहीं पे आप लोगों को 34 एंगस्ट्रॉम भी देखने को मिलेगी। तो अगर 34 एंगस्ट्रॉम होती है तो 34 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 10 करके हम लिख सकेंगे राइज पर बेस पेयर। यहाँ पे हमारे सामने जो इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई है वो कितनी है 33.2 एंगस्ट्रॉम, तो 33.2 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 10, और उससे जो वैल्यू आएगी वो हम लिखेंगे राइज पर बेस पेयर किसकी, BDNA की। तो जहाँ पे हमने ADNA की कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी 2.3 एंगस्ट्रॉम, इसी तरीके से BDNA की भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 3.32 एंगस्ट्रॉम। कितनी आएगी 3.32 एंगस्ट्रॉम। अगर हम 33.2 एंगस्ट्रॉम पर पिच या पर टर्न या पर हेलिक्स जो है हम लेकर चलते हैं तो, लेकिन अगर 34 एंगस्ट्रॉम होता है तो फिर ये कितनी आ जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इससे कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइडेड किया जा सकता है इजीली। जो पिच होती है या हम कहें कि जो हेलिक्स है उस हेलिक्स की लेंथ को बेस पेयर्स के नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी राइज पर टर्न, राइज पर बेस पेयर। ठीक है, तो अब हमने अभी तक अपने बात की ADNA व BDNA के बारे में। अब हम बात करते हैं ZDNA। तो मेरे हिसाब से अब ZDNA का भी कैलकुलेट करना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर हमें यह पता है कि पिच की लंबाई कितनी है, ADNA की हो चाहे BDNA की हो चाहे ZDNA की, अगर पिच की लंबाई हमें पता है या लेंथ पता है और हमें बेस पेयर्स की संख्या भी पर हेलिक्स पता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि राइज पर बेस पेयर कितने होंगे। इन दोनों में हमने यह देखा भी है। तो अब हम बात करते हैं ZDNA की। यहाँ हम देख पा रहे हैं ZDNA के बारे में। ZDNA की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली कि ZDNA में यह वैल्यू कितनी लिखी हुई है 3.8 एंगस्ट्रॉम। कैसे आई, क्योंकि ZDNA में जो बेस पेयर की संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कैसे होती हैं ये हम देख पा रहे हैं 12 बेस पेयर्स। कितनी है 12 बेस पेयर्स। यहाँ हम देख पा रहे हैं BDNA यहाँ पे भी इंटरमीडिएट अवस्था में ही है। कैसे, ADNA में हमें अगर देखें तो बेस पेयर्स की संख्या है 11, B में है 10 और Z में है 12 है। तो इसका मतलब BDNA के अंदर A से तो कम व BDNA में A व Z दोनों से ही दोनों का इंटरमीडिएट के तौर पर देख सकते हैं हम कि ZDNA में 12 बेस पेयर्स पर हेलिक्स में है या 12 बेस पेयर्स हैं और ADNA के अंदर 11 बेस पेयर्स हैं। तो 11 बेस पेयर्स और 12 बेस पेयर्स के बीच 11 बेस पेयर्स और 12 बेस पेयर्स से कम वैल्यू कितनी है 10 बेस पेयर्स किसके अंदर है BDNA के अंदर। तो BDNA क्या हो गया इंटरमीडिएट, यहाँ पे वैल्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें 12 की तो हमें दिखाई दे रहा है कि ZDNA में सबसे ज़्यादा बेस पेयर्स एक हेलिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो 12 बेस पेयर होने की वजह से और इसकी जो पिच पर टर्न हेलिक्स या पिच की हम बात करें तो वो कितनी है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है 45.6 एंगस्ट्रॉम। तो 45.6 एंगस्ट्रॉम उसकी पर हेलिक्स की लेंथ है। तो 45.6 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 12 है, तो उससे जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी राइज। तो मेरे हिसाब से राइज बहुत अच्छे से आप लोगों को इस चार्ट के जरिए क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि राइज क्या होती है और टिल्ट क्या होती है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये दोनों ही चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ज़रिए हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से A, B व ZDNA डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 45.6 पिच की है और बेस पेयर्स की संख्या हम 12 हैं, तो 45.6 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 12 बेस पेयर्स। तो इसकी वजह से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3.8 एंगस्ट्रॉम। कितनी आएगी 3.8 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट समझ में आया इस टेबल का। फर्स्ट पॉइंट है ओवरऑल प्रोपोर्शंस के अंदर हमने बताया। उसके बाद में हमने कहा राइज पर बेस पेयर। राइज पर बेस पेयर में हमने यह जाना कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि राइज पर बेस पेयर कितने होंगे। तो हमने कहा कि ADNA का जो राइज पर बेस पेयर होंगे वो कितने हैं 2.3 एंगस्ट्रॉम, BDNA का होगा 3.32 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम और ZDNA का यहाँ पे निकल के आ रहा है 3.8 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों डिफरेंसेस क्लियर हैं। अब हम आगे बात करते हैं हेलिक्स पैकिंग डायमीटर, यानी कि हेलिक्स का जो डायमीटर है वो कितना होता है।
यह एक सिंपल सी चीज़ है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, यह हमें वैल्यू याद ही रखनी होगी। हेलिक्स पैकिंग डायमीटर जो है वो ADNA का 25.5 एंगस्ट्रॉम है और BDNA का है 23.7 एंगस्ट्रॉम और ZDNA का हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 18.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि जो BDNA है उसकी वैल्यू जो है वो A व Z की इंटरमीडिएट वैल्यू है। उसके बाद में हम आगे की तरफ तीसरा पॉइंट जो हम देख पा रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं हेलिक्स रोटेशन सेंस। हेलिक्स का रोटेशन सेंस जो मैंने बात की थी शुरुआत में समझाने के वक्त कि DNA का जो एक लेडर जैसी स्ट्रक्चर होती है या CD जैसी संरचना होती है, उसमें अगर टर्न दिया जाए तो टर्न दो तरीके के हो सकते हैं, या तो राइट हैंडेड टर्न होता है या फिर लेफ्ट हैंडेड टर्न होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसके जरिए भी मैंने बताया था कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा किस प्रकार का DNA है। लेकिन यहाँ खास तौर पे ध्यान देने की बात यह है कि जो BDNA वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो कौन से DNA का था, BDNA का। और BDNA जो है वो कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है। कैसा होता है, राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज टर्न उसमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो सभी के सभी प्रकार DNA के जो प्रारूप हैं या जो DNA के फॉर्म्स हैं वो राइट हैंडेड टर्न रहती है, केवल Z को छोड़ के। यानी कि Z हमेशा लेफ्ट हैंडेड होगा, यानी कि Z में जो टर्न देखने को मिलेगा वो किस तरीके का देखने को मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट हैंडेड टर्न देखने को मिलेगा। बाकी चाहे ADNA हो, BDNA हो, CDNA हो, DDNA हो या EDNA हो, कोई सा भी किसी भी प्रकार के DNA के रूप के अंदर, प्रारूप के अंदर या फॉर्म्स के अंदर लेफ्ट हैंडेड टर्न देखने को नहीं मिलेगा, केवल Z के अंदर ही हमें यह देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि ZDNA में लेफ्ट हैंडेड टर्न देखने को मिलेगा, बाकी सारे प्रकार के जो DNA हैं, चाहे A हो चाहे BDNA हो, दोनों के अंदर ही राइट हैंडेड टर्न देखने को मिलता है। तो यह तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट्स भी हमारे साथ में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं A, B में ZDNA में। दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, चलें आगे। और मेरा इतना मानना है कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोग A, B व ZDNA के अंदर काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बेस पेयर पर हेलिक्स रिपीट, उसके बाद हम बात करें बेस पेयर पर हेलिक्स रिपीट, तो बेस पेयर्स पर हेलिक्स में एक हेलिक्स के अंदर बेस पेयर्स कितनी बार रिपीट हो सकते हैं, तो A रिपीट होगा, BDNA में एक बार और ZDNA में 2 बार रिपीट होते हुए पाए जाते हैं। ये कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर आप पे चलें हम, तो बेस पेयर्स पर टर्न ऑफ हेलिक्स, इसके बारे में हम डिस्कशन जब राइज निकाल रहे थे तभी हमने कर लिया था। तो हम क्योंकि राइज के अंदर भी इस वैल्यू का रोल हमने देखा था कि जो लेंथ होती है उसको डिवाइड कर दिया जाए, पर हेलिक्स की जो लेंथ होती है उसको बेस पेयर्स की संख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो राइज की वैल्यू निकलती है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बेस पेयर्स की संख्या ADNA में 11 होती है, लगभग 11 होती है, BDNA में अप्रोक्सीमेटली 10 और ZDNA में अप्रोक्सीमेटली 12 बेस पेयर्स पर हेलिक्स देखने को मिलते हैं। उसी के साथ अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, रोटेशन पर बेस पेयर। रोटेशन पर बेस पेयर की अगर हम बात करें तो इससे भी निकालना बड़ा आसान है। इसको निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जा सकता है कि जो रोटेशन होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री में जो बेस पेयर्स की संख्या होती है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो रोटेशन पर बेस पेयर निकल आएगा। तो जो एक हेलिक्स के अंदर जो रोटेशन आता है वो 360 डिग्री का होगा, और 360 डिग्री के अंदर अगर हम बेसिस की संख्या से उसे डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी रोटेशन पर बेस पेयर। तो 360 जैसे डिवाइडेड बाई 10, तो ये लगभग 36 के आसपास आता है, 36 के आसपास। तो उतना ही यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें BDNA के अंदर। यहाँ हम देख पा रहे हैं रोटेशन पर बेस पेयर कितना है, 33.6 एंगस्ट्रॉम, और BDNA में 35.9 डिग्री, सॉरी ADNA में हमें देखने को मिल रहा है 33.6 डिग्री, और BDNA में हमें देखने को मिल रहा है 35.9 डिग्री, और ZDNA में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 60 डिग्री पर 2 बेस पेयर। हर 2 बेस पेयर के बीच में हमें 60 डिग्री का रोटेशन पर बेस पेयर देखने को मिलता है। पिच पर टर्न ऑफ हेलिक्स की बात करें, यानी कि जो हेलिक्स के बारे में, पिच के बारे में हमने बात की थी कि शुरुआत में ही कि पिच क्या होता है, तो यहाँ पे पिच की जो लेंथ है वो यहाँ पे दी गई है। ADNA में यह होती है 24.6 एंगस्ट्रॉम, BDNA में देख पा रहे हैं हम 33.2 एंगस्ट्रॉम, और ZDNA में यह होती है 45.6 एंगस्ट्रॉम।
नेक्स्ट अगर हम बात करें टिल्ट ऑफ बेस नॉर्मल्स टू हेलिक्स एक्सिस, यहाँ पे टिल्ट की बात की जा रही है। तो टिल्ट के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले कि टिल्ट क्या होता है। टिल्ट के बारे में हमने बता चुके हैं कि टिल्ट क्या होता है या किसे कहते हैं टिल्ट। तो टिल्ट किसे कहेंगे, दो बेस के बीच में जो एंगल्स बनता है, दो बेस पेयर्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है, तो उस एंगल को क्या कहा जाएगा, टिल्ट कहा जाएगा। तो टिल्ट यहाँ पे देखिए कितना देखने को मिल रहा है, +19 डिग्री ADNA के अंदर, -1.2 डिग्री BDNA में और -9 डिग्री ZDNA के अंदर। ठीक है, तो यह टिल्ट जो है वो दिया गया है AB व ZDNA के अंदर। उसके बाद में जो दिया गया है वो लिखा गया है बेस पेयर मीन प्रोपोलर ट्विस्ट। ये ट्विस्ट बेस पेयर मीन्स प्रोपेलर ट्विस्ट जो देखने को मिलेगा बेस पेयर्स के बीच में, वो कितना देखने को मिलेगा, 18 डिग्री का ADNA में, 16 डिग्री का BDNA में और लगभग 0 डिग्री का ZDNA के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो है हेलिक्स एक्सिस लोकेशन, कि हेलिक्स की जो एक्सिस होती है वो लोकेशन कैसी होगी। उसमें जो एक्सिस लोकेशन कैसी है, मेजर ADNA में मेजर ग्रूव, BDNA के अंदर थ्रू बेस पेयर्स एंड CDNA में ZDNA में माइनर ग्रूव। इसका मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेजर ग्रूव प्रॉपर्टीज़, वो के प्रोपोर्शंस कैसे होंगे, एक्सट्रीमली नैरो होंगे ADNA के अंदर और डीप होंगे या गहरा होगा। ठीक है, पतला होगा या नैरो होगा, सकड़ा होगा और डीप होगा यानी कि गहरा होगा। मेजर ग्रूव प्रोपोर्शंस। BDNA की अगर हम बात करें तो वाइड होगा और इंटरमीडिएट डेप्थ होगी। डेप्थ जो है वो Z और A की इंटरमीडिएट होगी। इसी तरीके से Z की अगर हम बात करें तो फ्लैटेंड आउट यानी कि फ्लैट होगा, एकदम से समतल होगा ऑन हेलिक्स सरफेस, हेलिक्स की सरफेस पे एकदम समतल होगा, डीप नहीं होगा, गहरा नहीं होगा। उसके अलावा माइनर ग्रूव की प्रोपोर्शंस की अगर हम बात करें तो माइनर ग्रूव्स जो होते हैं वो वेरी ब्रॉड होंगे, काफ़ी चौड़े होंगे, परंतु सैलो होंगे या संकड़े होंगे। नैरो एंड इंटरमीडिएट डेप्थ जो होगी वो इंटरमीडिएट होगी। और ZDNA में एक्सट्रीमली नैरो बट वेरी डीप, यानी कि नैरो होंगे और डीप होंगे, काफ़ी डीप होंगे। ठीक है, यह है डिफरेंसेस इस टेबल के जरिए हम समझ पाए हैं। यहाँ हम इजीली हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंसेस AB व ZDNA के अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ हम देख पा रहे हैं इस टेबल के जरिए भी। ये इस टेबल के अंदर एक पॉइंट जो है वो हम और देख पा रहे हैं, ग्लाइकोसाइल बॉन्ड का कन्फर्मेशन कैसा है। तो हम ज़्यादा चीज़ों पे इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इन सभी का डिस्कशन हम उस टेबल में कर चुके हैं। यहाँ हम केवल इसी पॉइंट्स को देखेंगे जो लास्ट पॉइंट है, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ग्लाइकोसाइल बॉन्ड का कन्फर्मेशन कैसा होगा। ग्लाइकोसाइल बॉन्ड का जो कन्फर्मेशन होता है ADNA के अंदर एंटी फॉर्म देखने को मिलेगा, यानी कि एंटी पैरेलल कंडीशंस देखने को मिलेगी ग्लाइकोसाइल बॉन्डिंग की। BDNA में भी एंटी पैरेलल कंडीशंस देखने को मिलेगी। लेकिन ZDNA की अगर हम बात करेंगे तो ZDNA में ये कंडीशंस एंटी पैरेलल होगी प्रीमिडिन के लिए और सिन पैरेलल होगी प्यूरिन्स के लिए। तो यह भी एक मेजर डिफरेंस है AB व ZDNA के अंदर। तो कुल मिला के इन पॉइंट्स के आधार पर हम AB व ZDNA के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है कि इस टॉपिक के जरिए आप लोगों ने अच्छे से AB व ZDNA के अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाने में आप लोग सक्षम हुए हैं। और मैं इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं कि आप लोगों के बीच में AB व ZDNA के लिंक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स जो हैं वो आपके दिमाग में ना रहें। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जो घर पे बैठे हैं कोरोना के दौरान, इस स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो के जरिए काफ़ी लाभान्वित होंगे या काफ़ी उन्हें हेल्प मिलेगी AB व ZDNA के बीच में डिफरेंस कर पाने में और AB व ZDNA के बारे में जान पाने में। तो इसी उम्मीद के साथ मैं AB व ZDNA के बारे में इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आप लोगों को ये यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे, AB व ZDNA का डिफरेंशिएशन कर पाना आपके लिए आसान हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोज़ को पहुँचाएँ ताकि और भी लोग आपके जैसे और भी लोग जो इस समय कोरोना के दौरान घर पे बैठे हैं और उनकी स्टडीज़ प्रभावित हो रही है, वो इस तरीके के वीडियोस देख के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ और एग्ज़ाम
में अच्छे से जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं या फिर अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर पाएँ, ताकि वो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी उन्हें हेल्प मिले। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।